गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। ये जो चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल। देखो ये मार्क्स के वेटेज के हिसाब से 3 मार्क्स का चैप्टर है बेटा। थ्योरेटिकल पोर्शन आता है टोटल, और वैसे बायोलॉजी के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ईजी टॉपिक है ये। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है। मतलब सबसे पहले जब अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का। तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे कि बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है। देखो बायोमोलिक्यूल का मतलब ये होता है कि जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स में चाहे एनिमल्स आते हो, चाहे ह्यूमन बीइंग आती हो, चाहे अदर कैटेगरी के एनिमल्स आते हो, तो उनके अंदर जो भी लार्जर या फिर कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, बायोमोलिक्यूल कहेंगे। अब अपन इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स विच प्रोवाइड एनर्जी बाय द बायोकेमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसके या तो डिसोशिएट होने से या फिर उनके ऑक्सीडेशन से, है ना, 2 वर्ड काम में लिए मैंने, या तो डिसोशिएशन या फिर ऑक्सीडेशन, दोनों से अपन को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये होता है बायोमोलिक्यूल्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल वे में अपन बोल सकते हैं ये बात। बायोमोलिक्यूल दीज आर जनरली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, और समटाइम्स सल्फर में भी प्रेजेंट। कि इनका जो इसेंशियल एलिमेंट होता है वो कौन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फॉस्फोरस, और इसके अलावा कई बार कौन प्रेजेंट होता है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है। बायोमोलिक्यूल के अंदर अपन किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, तो एक बार देखें आप। बायोमोलिक्यूल के अंदर अपन किस किस को ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन आ सकता है, प्रोटीन आ सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कौन आएगा, न्यूक्लिक एसिड आ सकता है। न्यूक्लिक एसिड के अलावा कौन आ सकता है, जैसे एंजाइम वगैरह है। एंजाइम के अलावा कौन आ सकता है, लिपिड है। इसके अलावा हार्मोन्स वगैरह। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, लिपिड, हार्मोन्स, ऑल आर द बायोमोलिक्यूल्स। हम ये बोल सकते हैं कि ईच बायोमोलिक्यूल हैव द डेफिनेट बायोलॉजिकल फंक्शन। कि हर एक जो बायोमोलिक्यूल होता है उसका बॉडी के अंदर क्या होता है, एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, डेफिनेट बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। अगर उस मॉलिक्यूल की कमी हो जाए, एफिशिएंसी हो जाए, देन इट कॉजेज सम डिजीज़। हमेशा ही इनकी एफिशिएंसी क्या करती है, कोई ना कोई डिजीज़ क्रिएट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए काफ़ी इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होता है। देन देखो अपन क्या स्टडी करेंगे इसमें। देखो सेल एंड एनर्जी साइकिल की कोई भी जो सेल होती है उसके अंदर एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि सेल जो होती है, इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। कि सेल जो होती है वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से मतलब ये होता है कि बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी किससे मिलकर के बनती है, बाय मैनी टाइम रिपीटेशन ऑफ सेल ए ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस आर बेस्ड ऑन सेल। कि जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे किस पे बेस्ड होते हैं, सेल पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले जो सेल होती है वो डिस्कवर की थी किसने, 1865 में रॉबर्ट हुक ने देखा था सेल को। ठीक है ना। तो इसका प्रोफाउंडर कौन है, रॉबर्ट हुक है। अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी के हिसाब से, जिस तरीके से ये छोटा क्वेश्चन अगर आता है तो वो पूछ भी सकते हैं इसमें। फिर देखो सेल के 3 पार्ट होते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज द साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज द न्यूक्लियस। Let we discuss the each part. What is the basic function of each part? First one I want to introduce the cell membrane. Cell membrane is a double membrane. Double membrane means होता है it is made up by 2 layers, है ना, 2 layers in which outer layer is known as the outer membrane and inner layer is known as the inner membrane, and made up of fat and protein। कि जितनी भी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की, प्रोटीन की, इनकी बनी हुई होती हैं। फंक्शन एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। इसका मतलब ये होता है कि सेल जो होती है उसके अंदर जो केमिकल एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। चाहे तो वो एंटर करते हो, चाहे वो क्या होते हैं, बाहर निकलते हो, दोनों ही की कंडीशन के अंदर उनका एंट्रेंस और उनका एग्जिस्ट दोनों ही क्या होती है,
सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसके लिए? केमिकल कंपाउंड्स के लिए, सब्सटेंसेस के लिए। इट इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मीन्स होता है कि जो इसके अंदर प्रेजेंट पोर्स होते हैं, है ना, पोर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉलर साइज के होते हैं। देन जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको जनरली हम सॉल्वेंट पार्टिकल्स बोलते हैं, वो तो इसके अंदर पास आउट हो सकते हैं, बट लार्जर पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसके अंदर से पास आउट नहीं हो सकते। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज इट कैन डिसाइड द आइदर दैट पार्ट विल बी परमिएबल और नॉन परमिएबल। सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Second part is the cytoplasm. Cytoplasm is the liquid, semi liquid form. It is the mucus form. It is the viscous form. इसका मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म एक लिक्विड स्ट्रक्चर होती है, सेमी लिक्विड होती है, प्लाज्मिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं अपन इसको, एंड विस्कस होती है, लसलसा बोल सकते हो जिसको, विच प्रोवाइड द मीडियम टू द बायोलॉजिकल रिएक्शन. मतलब ये होता है कि सेल में जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, सारी की सारी रिएक्शंस को मीडिया प्रोवाइड करने का काम करता है साइटोप्लाज्म करती है. मैनी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक राइबोसोम, लाइक लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. जितने भी बॉडी ऑर्गेनेल्स होते हैं सारे के सारे किसमें प्रेजेंट आएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद में देखें आप, साइटोप्लाज्म के बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में न्यूक्लियस. we have discussed that the cell is discovered by Robert Brown, okay, sorry, Robert Hooke, and the nucleus is discovered by the Robert Brown. Nucleus is the देखो नेक्स्ट, फर्स्ट वन साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, देन थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस किस में होता है? सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है. ये क्या करता है? इट कंट्रोल द ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस. ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस कंट्रोल करने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं. तो कई बार खैर पूछा तो नहीं जाता, पर वेल नोन आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंट्रोल रूम होता है पूरी सेल का, वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर अपने जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, लाइक अपने जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे. इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होती है, जिसको फोंटाना ने डिस्कवर किया था, पर आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बायोलॉजी के बच्चे इस सबको जानते हैं. अब देखो जो हाँ, एक खास बात ये होती है कि जितनी भी सेल्स होती है सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. कि कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? न्यूक्लियस से. तो सारी जितनी सेल्स होती है सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. बट ध्यान रखें, एक्सेप्शन कौन होता है? मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स की जो आरबीसी होती है ना, मैमल्स की जो आरबीसी होती है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द आरबीसीज ऑफ मैमल्स. मैमल्स की आरबीसी जो होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वो काफ़ी रिड्यूस स्ट्रक्चर होती हैं. लाइफ टाइम कितना होता है आरबीसी का? 120 डेज होता है ना. और इसके बाद में देखो अब नेक्स्ट, न्यूक्लियस जो होती है सेल के अंदर, है ना. अब हमने तीनों पार्ट इसके डिस्कस कर लिए हैं. एक न्यूक्लियस था, दूसरा साइटोप्लाज्म था, तीसरा कौन था? सेल मेम्ब्रेन थी. तो तीनों के फंक्शन आपको याद रखने हैं. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. बिकॉज वी हैव डिस्कस दैट द साइटोप्लाज्म इज द म्यूकस स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द मीडिया टू द बायोलॉजिकल रिएक्शंस. Now we want to discuss the biological reactions which takes place in the cytoplasm. Generally we can say that the oxidation of food materials, like the dissociation of larger molecules, takes place in the cytoplasm, and they causes the production of energy which is used in the growth and development of the cells. कि नॉर्मल वे में हम कहना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं. तो मेजर पार्ट जो रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है? या तो होती है वो डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने का हो सकता है, और या फिर हो सकती है ऑक्सीडेशन की. तो ऑक्सीडेशन और डिसोसिएशन बोथ आर द रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी.
तो ए वाइल्ड कैटेगरी के अंदर अगर अपन एक्सप्लेन करना चाहें तो आप लोगों के जो चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों के है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। देखो जितने भी लिविंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोरेज फूड होता है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो उनमें किस फॉर्म में होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर एनिमल्स की बात करें तो उनमें किस में होता है, सेल्यूलोज की फॉर्म में होता है। रिपीट करती हूँ, एनिमल्स में किस में, सेल्यूलोज, जैसे गाय भैंस वगैरह होती हैं। प्लांट्स में किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल्स में यानी ह्यूमन बीइंग में किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। जब अपनी बॉडी को फूड सोर्स मिल रहा होता है तब तक तो वो ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर रहता है, जिसको अपन बोल सकते हैं फैट चढ़ गया। लेकिन जब फूड सोर्स नहीं मिल पाता है देन वैसी कंडीशन में वो स्टोरेज फूड क्या करता है, अगेन डिसोशिएट होता है। और फूड स्टोरेज फूड के डिसोशिएशन होने से अपन को एनर्जी मिलती है। खैर इतना लंबा आपको नहीं देखना है। फिर आप ये देखें कि अपना जो एनर्जी का सोर्स होता है, मेन कौन होता है, एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो अपना होता है ग्लूकोज, है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। ध्यान रखें ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C6H12O6 3 ADP। ADP से मेरा मतलब ये है यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ग्लूकोज का मतलब होता है C6H12O6 और दूसरा क्या है 36 ADP। ADP की फुल फॉर्म पूछें तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। थर्ड होता है फॉस्फोरिक एसिड, देन होती है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस वाटर प्लस ATP। ATP से मेरा मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, D से मतलब था डाइफॉस्फेट, T से मतलब है ट्राइफॉस्फेट। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज किस में होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एक छोटी सी बात और ये ध्यान रखनी है आपको, माइट्रोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इसलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। कंट्रोल रूम कौन था, न्यूक्लियस, एंड पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखें आप, आपको यहाँ से क्या बात याद रखनी है वो बाद में टॉपिक पूरा होने के बाद में मैं बताती हूँ। पहले आप ये देखें कि ये क्या मतलब जो हमने लिखा है उसमें आप लोगों को याद क्या करना है। देखो लेट वी डिस्कस द ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने के कितने तो तरीके होते हैं और एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो प्योरली कितने ATP का हमको बेनिफिट देता है। हमको ये नहीं देखना कि हमने जैसे 36 ATP जो होते हैं वो तो हमारे क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं इसके अंदर, और 38 ATP इसके अंदर बन जाते हैं प्योरली अपन देखते हैं तो 2 ही ATP का बेनिफिट होता है। तो अपन को ये नहीं देखना है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज के डिसोसिएशन होने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, ग्लूकोज का जो डिसोसिएशन होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के डिसोशिएट होने से पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनते टाइम हमको कितने ATP का बेनिफिट होता है, 2 ATP का बेनिफिट होता है। देन जो पाइरूविक एसिड होता है या पाइरूवेट होता है वो 2 कंडीशन में जा सकता है, एक तो हो सकता है एनारोबिक और एक हो सकता है एरोबिक। एनारोबिक का मतलब ये होता है कि ऐसे एनिमल्स जो रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज नहीं करते, यानी कि जिनके अंदर रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है वो रिड्यूस होता है ना, गैसेस का जो एक्सचेंज करते हैं वो अपनी बॉडी सरफेस से करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है। एनारोबिक ऑक्सीडेशन से जो पाइरूवेट बना था वो 2 तरीके से बन सकता है, या तो वो इथेनॉल बना लेगा, तो ये जो प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है, और या फिर वो क्या बना लेगा, या फिर वो बना लेगा लैक्टेट, है ना। तो लैक्टेट का बनना जो होता है वो भी क्या होती है, एनारोबिक ऑक्सीडेशन है, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इसको भी अपन क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन ही बोलते हैं। कब है ये, जब ग्लूकोज का बना हुआ पाइरूवेट है, और ये पाइरूवेट किस में हो रहा है, ये पाइरूवेट जब एनारोबिक ऑक्सीडेशन के अंदर जा रहा है तब की बात है ये, ठीक है। फिर देखो ग्लूकोज से पाइरूवेट, फिर एनारोबिक ऑक्सीडेशन देख चुके हैं। अदर वे कौन सा है, एनारोबिक की बजाय अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में आता हो तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करते हैं अपन, एरोबिक रेस्पिरेशन में एसिटाइल कोएंजाइम A आता है। एसिटाइल कोएंजाइम A इसको फर्दर आगे मूव करेगा और ये किस में जाएगा, TCA साइकिल के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। आप लोगों को इतना नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसमें ग्लूकोज के जो ब्रेकडाउन होने की जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, प्योरली इसमें कितना होता है, 2 ATP का बेनिफिट होता है। 2 तरीके से ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो सकता है, एरोबिक के तो लास्ट ये होता है और एनारोबिक का लास्ट प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेल एंड सेल
एनर्जी। ठीक है, सेल और सेल एनर्जी का मतलब ये होता है एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ हीट which is used in the growth and development and other the mechanical function of the cell। हम बोल सकते हैं कि एनर्जी हीट की वो फॉर्म होती है जो किसी भी सेल का डेवलपमेंट होता है, उसका मैकेनिकल वर्क होता है, उसका ग्रोथ होता है, उन सब को आगे इंक्रीज करने के लिए या उनको पुश आउट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड इन ग्रोथ, मैकेनिकल वर्क ऑफ द सेल एंड इट रिक्वायर्ड इन मैनी सिंथेसिस। ये होता है कि जो एनर्जी होती है वो कई सारे सिंथेसिस के अंदर हमको रिक्वायर्ड होती है। देखिए क्या सिंथेसिस होते हैं सेल के अंदर, तो देखो सेल में होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन होती है एनाबोलिक प्रोसेस एंड सेकंड होती है कैटाबोलिक प्रोसेस। देखो एनाबोलिक प्रोसेस आर क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी रिएक्शंस जिनमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होते हैं और दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कोएगुलेट होंगे, देन फर्दर दे फॉर्म ए लार्जर मॉलिक्यूल। एनर्जी गेट लूजेस, इसके अंदर एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। सेल कलेक्ट मैनी कॉम्प्लेक्सेस मटेरियल्स लाइक, कि इसके अंदर जो सेल होती है वो बहुत सारे, कब, जब एनारोबिक प्रोसेस होती है उसको चलाने के लिए सेल बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल को क्या करती है, कलेक्ट करती है और देन उसको किस में काम में लेती है, या तो ग्रोथ में काम में लेती है या फिर रिकवरी में। कई बार सेल डैमेज हो जाती है, कई बार सेल प्योरली मैचुरेट नहीं हो पाती है, देन ऐसी कंडीशन के अंदर सेल उन जो मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो सेल ने कलेक्ट किए हैं उनको क्या कर सकती है, ये काम में। या फिर आप ये बोल सकते हो कि कोई भी रिएक्शन अगर एनाबोलिक प्रोसेस में जा रही है तो सेल उससे पहले से उसका क्या करती है, स्टोरेज रखती है, देन उसको काम में लेती है। फिर देखें कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होती है, एक डिसोसिएशन रिएक्शन होती है। जैसे मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्टोरेज मटेरियल था उसको डिसोशिएट करेगा। डिसोशिएट करने से हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिग्रेडेड हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे प्रोटीन फॉर्मेशन है, किससे बनती है प्रोटीन, अमीनो एसिड से बनती है। जैसे डिसोशिएशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स का किस में ब्रेक डाउन होना, CO2 और H2O में। तो कैटाबोलिक प्रोसेस के अंदर तो जो मटेरियल था वो ब्रेक डाउन होता है, जबकि एनाबोलिक जो प्रोसेस होती है उनके अंदर फूड मटेरियल बनता है। ध्यान रखना आप ये एनाबोलिक प्रोसेस कौन सी है और कैटाबोलिक प्रोसेस कौन सी है, ठीक है, माइनरली याद रखें। अब देखिए अपना जो सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक स्टार्ट होना होता है वो यहाँ से होगा, क्योंकि पहले जो बैकग्राउंड चलता है इसका टॉपिक का कि बायोमोलिक्यूल क्या है, ये वो सब। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सबको हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। जैसे अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, काफ़ी सारे एग्जांपल देखें अब लोगों के डेप्थ में सिलेबस में। पहले कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2:1। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब जैसे डेरिवेटिव मीन निकालें तो हम बोल सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के हाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर इसकी इसेंशियल कंडीशन क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है दे मस्ट बी प्रेजेंट इन 2:1, कि इनका जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O का होल Y, ठीक है। जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 6 है तो हाइड्रोजन उसका डबल है, कितना है 12। सुक्रोज C12H22O11, ऑक्सीजन 11 है तो हाइड्रोजन कितना है 22 है, 2:1 है। स्टार्च C6H10O5, ऑक्सीजन 5 है तो ये कितना है 10 है। अब सुनना इंपॉर्टेंट बात, हमने ये कहा है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O का होल Y इन विच द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मस्ट बी 2:1, ठीक है। अब देखो हमारे पास में पहली बात है रैमनोज शुगर, दूसरी है 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये दो ऐसी शुगर होती हैं, शुगर बोलना चाहो तो शुगर बोल सकते हो और आप कार्बोहाइड्रेट बोलना चाहो तो कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड्स बिल्कुल सेम है। ये दोनों के दोनों वो कंपाउंड हैं जिनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना नहीं है, 2:1 नहीं है। तो जनरल फॉर्मूले के हिसाब से तो ये इस कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी रैमनोस और 2-डीऑक्सीराइबोज दोनों की दोनों क्या होती है, शुगर होती है, दोनों की दोनों कार्बोहाइड्रेट होती हैं, ठीक है।
दूसरी बात देखो, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है, लेकिन फिर भी वो किस में नहीं आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में नहीं आते। जैसे जैसे लाइक एग्जांपल हमने देखा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH2O। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1। द सेकेंड एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड CH3COOH। यहाँ पे कितना है, C2H4O2। Here the ratio is 2:1, while the lactic acid have contained the ratio C3H6O3 2:1। ये तीनों कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर जनरल फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम सिंपल तरीके से ऐसे नहीं बोल सकते कि कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी के अंदर डिफाइन करने के लिए अपन को और भी कई सारे फीचर्स देखने होते हैं। तो जनरल मीन में इतना ही देखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं। चलो अपन इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले कि कैसे लिखना है, तो आप ये लिख सकते हो, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स आइदर हैव एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी OH ग्रुप कंटेनिंग लॉन्ग सीरीज होगी, जिसका एक फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कौन होगा, कीटोन होगा, ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहते हो, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हो। फिर देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं, मोस्ट ऑफ जितने 70-80% जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दे आर प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन विच इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। कि जो मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है उससे प्रिपेयर करे जाते हैं। दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी काम में आते हैं, और इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं उनके स्केलेटन का फॉर्मेशन करने का काम भी करते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने आपको ये बताया, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 में होने चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जनरल फॉर्मूला CxH2O का होल Y है। इसके बाद में अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी है। नेक्स्ट अपने आएगा क्या, नोमेनक्लेचर आएगा, जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक बात ये सुनिए आप, जो अपना केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, रॉकेट प्रोपोलेंट। तो अगर कोई बेस्ट सोर्स जितना जल्दी अवेलेबल होता है देन मैं उसको कंप्लीट करवा दूँगी। एक बार के लिए उस टॉपिक को आप छोड़ दें और इस चैप्टर को आप पढ़ते जाएँ, साथ में नोट्स बनाते जाएँ। बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स बेटा, हैव ए नाइस डे।